हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे। तो आज हम एक नया टॉपिक पढ़ते हैं। आज का टॉपिक है पर्यावरण। पर्यावरण के हम प्रैक्टिस सेट को करेंगे और उसको देखेंगे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पर्यावरण। यूपी टेट है, सी टेट है, पीसीएस है, कोई भी एग्ज़ाम हुआ जो वनडे एग्ज़ाम है उस सब में पर्यावरण पूछता रहता है। तो उसको हम डिटेल जानेंगे, अच्छे से जानेंगे और हम याद करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय गैंडे कहाँ संरक्षित हैं? कार्बेट नेशनल पार्क, कांजीरंगा नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, गिरी नेशनल पार्क। तो इसका आंसर होगा कांजीरंगा नेशनल पार्क। अब कांजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है, देखते हैं उसके बारे में। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में स्थित है। यह उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि यह उद्यान एक सींग वाले गैंडे को संरक्षित करता है। अब वहाँ पे कांजीरंगा नेशनल पार्क तो है, उसके साथ साथ और भी राष्ट्रीय उद्यान हैं, उनके नाम जान लेते हैं। नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, डिब्रू सिखोवा राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी औरंग नेशनल पार्क। तब हम मैप में देखते हैं असम कहाँ है। ये रहा असम। असम की राजधानी क्या है? असम की राजधानी दिसपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा क्रम पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है? तो पहला देखिए, उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता। सेकंड है अपघटक, उपभोक्ता, उत्पादक। थर्ड है उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। और फोर्थ है उपभोक्ता, उत्पादक, अपघटक। अब इसमें सही कौन सा है ये पूछा है। तो इसका सही होगा थर्ड, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में यही सही क्रम है। अब इसको हम डिटेल देखते हैं, क्या होता है उत्पादक, क्या होता है उपभोक्ता और क्या होता है अपघटक। तो आइए जानते हैं। पहला देखते हैं उत्पादक। उत्पादक क्या होता है? तो इसमें सभी हरे पौधे, जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं, जितने भी हरी चीज़ें हैं, एवं नील हरित शैवाल, इसमें नील हरित शैवाल भी आता है। मतलब जो भी हरे चीज़ें हैं, नील हरित शैवाल हुआ चाहे पेड़ पौधे हुआ, जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है। प्रकाश संश्लेषण का मतलब है कि जो अपना भोजन स्वयं बना लें। जिसमें अब भोजन अपना स्वयं कौन बनाता है? जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। अब प्रकाश संश्लेषण किस में होता है? जो पौधे हरे होते हैं। तो नील हरित शैवाल भी हरा है, हरे पेड़ पौधे तो हरे हैं ही, तो उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो जाती है, उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है, तो उसे हम उत्पादक कहते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बना ले। अब देखते हैं आगे उपभोक्ता। वे जीव जो भोजन के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उत्पादक पर निर्भर रहते हैं। मतलब प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से वो उत्पादक पर, जो इसके पहले हम बताए हैं, जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, उन्हीं पर ये निर्भर रहते हैं। इनको हम उपभोक्ता कहते हैं। ये शाकाहारी होते हैं, मांसाहारी होते हैं और सर्वाहारी होते हैं, परजीवी भी होते हैं। तो इसमें भी होता है प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। इसको अभी हम आगे जानेंगे। पहले नेक्स्ट थर्ड स्टेप देखते हैं, अपघटक। अब अपघटक क्या होता है? तो जीवाणु और कवक जैसे सूक्ष्म जीव जो सड़े गले पदार्थों एवं मृत जीवों का अपघटन करते हैं, वो अपघटक कहलाते हैं। इन्हें अपमार्जक भी कहते हैं। अब यहाँ पे एक टर्म आया है अपघटक, वो तो बताई हैं, जीवाणु कवक मिल के सूक्ष्म जीवों को, सड़े गले पदार्थों को, मृत जीवों का उसका अपघटन कर देते हैं। अब अपघटन का मतलब हम जान लेते हैं क्या होता है। तो अपघटन वे सूक्ष्म जीव होते हैं जो मृत
पौधों, जंतुओं एवं मृत शरीर में उपस्थित कार्बनिक यौगिक जो होते हैं, जो उसमें उपस्थित कार्बनिक यौगिक हैं, उनका अपघटन करते हैं। अगर उन्हें जो होता है सरल यौगिक और तत्वों में बदल देते हैं। अगर हम आसान भाषा में देखें तो अपघटन वे सूक्ष्म जीव होते हैं जो कि मृत जीवों, वनस्पतियों और जंतुओं के जो उनके पार्थिव शरीर या पार्थिव अवयव कहिए, उनको तोड़ देते हैं। पार्थिव अवयव में उनको तोड़ना, अपघटन का अगर एक वर्ड में देखेंगे तो उसका मतलब हो जाएगा तोड़ना। तो तोड़ देते हैं और अपघटन की प्रक्रिया हमेशा मृत्यु के बाद शुरू होती है, जिसे सामान्यतः सड़ने के तौर पर हम देख सकते हैं। तो अपघटन समझ में आ गया होगा कि किसी भी चीज़ को तोड़ना, किसी भी चीज़ मतलब कि वनस्पति और जंतुओं को तोड़ना, न कि किसी और चीज़ को। अब आइए हम देखते हैं प्राथमिक और द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी जंतु वनस्पतियों के भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल में खरगोश, हिरन, गाय, बकरी। द्वितीयक उपभोक्ता वे होते हैं सभी जंतुएं जो भोजन के लिए प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता पर निर्भर रहते हैं, उन्हें द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता कहते हैं और ये मांसाहारी होते हैं, जैसे मेढक, मछली, कीट, पतंग आदि। तृतीयक उपभोक्ता वे जंतुएं जो पौधों के लिए द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता पर निर्भर रहते हैं, उन्हें शीर्ष श्रेणी के उपभोक्ता कहते हैं, जैसे बाज, गिद्ध, शेर, बालू आदि। अब यहाँ पे देखिए 10% का एक नियम लगता है कि मतलब अगर कोई चीज़ है, अगर उसमें 100% है फर्स्ट पे, यानी उत्पादक से ही लीजिए, अगर वो सेकंड में जाता है, जैसे प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता में जाएगा। प्राथमिक उपभोक्ता अगर 100% है तो 100 का 10% ही द्वितीयक उपभोक्ता में जाएगा। अब उस 10 का 10% थर्ड उपभोक्ता मतलब तृतीयक उपभोक्ता में उसकी एनर्जी जाएगी। तो ठीक है, तो ये कौन दिया था? ये लिंडमान ने दिए थे। लिंडमान ने परितंत्र में ऊर्जा स्तर का 10% का नियम प्रतिपादन किया। खाद्य श्रृंखला में एक ऊर्जा स्तर दूसरे ऊर्जा स्तर में केवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है? प्रोपेन, एथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा होता है। यह एक ग्रीन हाउस गैस है और ये ग्रीन हाउस गैस एक ही नहीं और है, उसके भी बारे में हम जानते हैं। तो देखिए, एक वर्ड आप सुने होंगे ग्लोबल वार्मिंग, और ग्लोबल वार्मिंग को हम वैश्विक तापन भी कहते हैं, हरित ग्रीन प्रभाव भी कहते हैं। ठीक है, तो ये सब एक ही है, एक ही चीज़ है। तो 1824 में जोसेफ फोरियर ने पहली बार ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना की थी। ये अक्सर क्वेश्चन पूछता रहता है कि जोसेफ फोरियर ने मतलब ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना किसने की थी? तो ये जोसेफ फोरियर ने की थी। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्या होता है? यह क्या है? तो यह एक देखा जाए तो नेचुरली है, प्राकृतिक घटना है। ये जब सूर्य से प्रकाश मिलता है, वहाँ से जो कीड़े आती हैं, तो यहाँ आप इस फिगर में देख सकते हैं, जब सूर्य से प्रकाश आता है तो कुछ हिस्सा तो वापस चला जाता है, लेकिन कुछ हिस्सा जो हमारी वायुमंडल की परतें हैं वो वापस नहीं जाने देती हैं, वो रोक लेती हैं। और जब वो रुकता है तो पृथ्वी हीट होती है, और जब पृथ्वी हीट होती है तो वैश्विक तापन होता है। उससे बहुत सारी घटनाएं होती हैं, जैसे ग्लेशियर पिघलता है, सुनामी और सारी चीज़ें होती हैं, नेचुरली घटना। इसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। अब ग्लोबल वार्मिंग में कौन कौन सी गैसें आती हैं तो देखते हैं। इसमें ग्रीन हाउस में कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा है, जो मेन है। मीथेन है CH4, नाइट्रस ऑक्साइड है N2O और क्लोरोफ्लोरोकार्बन
CFC कैसे हैं। तो ये रहा ग्रीन हाउस इफेक्ट, समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं। कैरोटीनॉयड, लाइकोपीन, एंथोसाइनिन, क्लोरोफिल। आंसर इसका होगा क्लोरोफिल। क्लोरोफिल वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं। क्लोरोफिल वर्णक मुख्यतः हरित लवक नामक पादप कोशिकांग में पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए क्लोरोफिल बहुत ही आवश्यक है। पौधों की जिन कोशिकाओं में क्लोरोफिल उपस्थित होता है, केवल वे ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा जल संग्रहण क्या है। प्रयुक्त जल का संग्रहण और भंडारण, वर्षा जल का जमाव और भंडारण, पानी का वितरण, उपयुक्त में कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा वर्षा जल का जमाव और भंडारण। वर्षा जल का जमाव और भंडारण वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। धरती पर पानी का मुख्य स्रोत वर्षा का जल है। वर्षा का जल धरती पर गिरकर विभिन्न रास्ते अपनाता है। वर्षा के जल का कुछ भाग मिट्टी के कणों एवं पेड़ पौधों के जड़ों से चिपक कर उनकी वृद्धि में सहायक होता है। भूजल स्तर को ऊंचा उठाने के लिए वर्षा का पानी गड्ढे या तालाब में हमको एकत्र करना चाहिए। इससे जो भूजल का पुनर्भरण होता है, पुनर्भरण जो होता है वो मेंटेन रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पराबैंगनी कीड़ों में से कौन सा अधिक हानिकारक है। अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट बी, अल्ट्रावायलेट सी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा अल्ट्रावायलेट सी। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी कीड़े जो हानिकारक होती हैं, सूर्य की पराबैंगनी कीड़ों को सामान्यतः हम 3 भागों में बांटे हैं, अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट बी तथा अल्ट्रावायलेट सी। इन किरणों में अल्ट्रावायलेट सी सबसे अधिक हानिकारक होती है, लेकिन यह किरणें पृथ्वी की धरातल तक पहुंच नहीं पाती हैं क्योंकि इनका अवशोषण ओजोन परत द्वारा हो जाता है। अब ये ओजोन परत द्वारा तो हो जाता है, लेकिन ये ओजोन परत होता कहाँ है, इसको हम देख सकते हैं यहाँ। जो हमारी पृथ्वी की वायुमंडल की परतें हैं, इसमें एक परत है, यह है देखिए यहाँ पे समताप मंडल, और इसी समताप मंडल में ओजोन परत है। जो ओजोन परत अल्ट्रावायलेट कीड़ों को एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन अल्ट्रावायलेट ए और अल्ट्रावायलेट बी पृथ्वी तक आ जाती हैं, जिसका असर पड़ता है हमारे शरीर पर भी। देखिए क्या क्या, अल्ट्रावायलेट ए और बी का, इससे जिन परिवर्तन भी होता है, त्वचा कैंसर होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि इससे स्किन कैंसर होता है, प्रतिरक्षा तंत्र कम हो जाता है, मोतियाबिंद की शिकायत रहती है, पौधों की वृद्धि में रुकावट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है। प्रोटीन, मृदा, कवक, फास्फोरस। तो इसका आंसर होगा कवक। ये अजैविक घटक नहीं है। कवक जैवमंडल का एक अजैविक घटक ना होकर के यह एक महत्वपूर्ण जैविक घटक है, जो प्रायः उत्पादक तथा उपभोक्ताओं की मृत्यु के पश्चात उनके शरीर का अपघटन करता है। अपघटन का मतलब अभी इसके पहले हम बताए हैं कि तोड़ना, और अपघटन की प्रक्रिया हमेशा मृत्यु के बाद होती है। देखिए यहाँ पे बताया भी है, हम बता रहे हैं मतलब कि उत्पादक और उपभोक्ताओं की जो मृत्यु के पश्चात ही ये क्रिया शुरू होती है, तथा इसमें निर्मित साधारण पदार्थ जो होते हैं वो अपना भोजन और ऊर्जा प्राप्त करते हैं जो इनसे निर्मित होता है। अजैविक का हम देख लेते हैं। ऐसे निर्जीव पदार्थ जो जीवों को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं अजैविक घटक कहलाते हैं, जैसे मृदा है, हवा है, जल है। कार्बनिक पदार्थ में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, अकार्बनिक में नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर आदि आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WWF से क्या आशय है। वर्ल्ड वाइड फंड, वर्ल्ड वार फंड, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, वर्ल्ड वॉच फंड। तो इसका आंसर होगा वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड।
वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड से आशय वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड विश्व वन्य जीव कोष है। इसकी स्थापना 29 अप्रैल सन 1961 IUCN की सहायक संगठन विश्व वन्यजीव कोष की स्थापना की गई। 29 अप्रैल 1961 में इसकी स्थापना हुई थी IUCN के सहायता से। इसका संगठन का जो मुख्यालय है वो स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में स्थित है। इसका प्रतीक चिन्ह विलुप्त प्राणी ज्वाइंट पांडा है। यह संगठन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की देखभाल पर नज़र रखती है तथा उनके रखरखाव संबंधी मानदंडों को पूरा करने में विभिन्न देशों तथा एजेंसियों को वित्तीय सहायता भी उपलब्ध करवाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी निकलती है। अब ये गंगा नदी कहाँ से निकलती है? ऑप्शन देखें, अरावली श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, गंगोत्री ग्लेशियर, मिलाप ग्लेशियर से। तो इसका आंसर होगा गंगोत्री ग्लेशियर से। सांस्कृतिक महत्व की दृष्टि से गंगा भारत की सबसे महत्वपूर्ण व पवित्र नदी है। गंगा का उद्गम उत्तराखंड के उत्तरकाशी गोमुख के निकट गंगोत्री हिमानी या गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। यहाँ तो इसे हम भागीरथी कहते हैं, लेकिन देवप्रयाग में भागीरथी में अलकनंदा से मिलती है। ये भागीरथी जो नदी है ये अलकनंदा से मिल जाती है। कहाँ पर? देवप्रयाग में। इसके बाद दोनों की संयुक्त धारा को हम गंगा के नाम से जानते हैं। गंगा जहाँ निकलती है उसको हम भागीरथी कहते हैं, जहाँ से निकलती है वो। लेकिन जब देवप्रयाग में आके वही भागीरथी अलकनंदा में मिलती है तब उसकी संयुक्त धारा गंगा कहलाती है। यह भारत की सबसे लंबी नदी 2525 किलोमीटर है, जो भारत के, देखिए यहाँ पे 5 राज्यों से उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार तथा पश्चिम बंगाल से होकर गुजरती है। पश्चिम बंगाल में फरक्का नामक स्थान पर बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहाँ पर इसे पद्मा नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में यह ब्रह्मपुत्र से मिलती है और फिर यह संयुक्त धारा मेघना में मिल जाती है और सागर द्वीप के समीप। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? ग्रीन ट्रिब्यूनल, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीय जल आयोग, सर्वे ऑफ इंडिया। इसका आंसर होगा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। भारत में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है। जल एवं वायु प्रदूषण के मूल्यांकन, निगरानी और नियंत्रण के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एक शीर्षस्थ राष्ट्रीय संस्थान है। यह बोर्ड जो है जल, वायु और ध्वनि प्रदूषण से संबंधित जितनी सेवाएं और रोकथाम हैं उनको नियंत्रण करता है और सलाह देता है। यह मंत्रालय को तकनीकी सेवा प्रदान करता है। इसकी स्थापना 22 सितंबर सन 1974 में हुआ। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो फ्रेंड्स, ये रहा पर्यावरण का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, WWF की स्थापना कब हुई? इस वीडियो को जो भी अच्छे से देखा होगा इस क्वेश्चन को ज़रूर बताएगा। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में तो बताइएगा, और लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारी सारी